नैतिकता, न्याय और 5 दशकों का विशाल अनुभव। जब ये तीनों मिलते हैं तो निर्माण होता है एडवोकेट अशोक कुमार ढांढनिया जैसे व्यक्तित्व का। आज के दौर में जहां व्यावसायिकता हावी है, ढांढनिया जी जैसे समर्पित और विद्वान कानूनविद का मिलना वास्तव में दुर्लभ है। ढांढनिया हाउस से न्याय के अलग जलाने वाले अशोक जी वर्तमान में कोलकाता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में विद्युत जगत का नेतृत्व कर रहे हैं। बैंकिंग, कानून, ऋण वसूली और दिवालियापन जैसे जटिल विषयों पर उनकी गहरी पकड़ ने उन्हें कानून के क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। उनकी ये विशेषता और समाज के प्रति संवेदनशीलता उन्हें एक आदर्श मार्गदर्शक बनाती है। अशोक कुमार ढांढनिया के किसी प्रेरणादायक व्यक्तित्व और उनके कानूनी दर्शन को गहराई से समझने के लिए युवा शक्ति के प्रधान संपादक सुधांशु शेखर ने उनके साथ खास बातचीत की। आइए देखते हैं इस विशेष चर्चा के दौरान उन्होंने अपने जीवन और समाज से जुड़े किन अहम पहलुओं को साझा किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु शेखर और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पैनी नजर। दोस्तों, एक से बढ़कर एक शख्सियतों से आपको हमेशा ही रूबरू कराया है, लेकिन आज हमारे साथ ऐसी महान शख्सियत हैं जो वाकई किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज श्री अशोक कुमार ढांढनिया जी, जो प्रेसिडेंट कलकत्ता हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डीआरटी बार एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ढांढनिया जी ने युवा शक्ति को समय दिया है। सबसे पहले तो युवा शक्ति के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन। नमस्कार ढांढनिया जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो सफर है, क्योंकि आप जिस प्रेस्टिजियस पेशे में हैं और न केवल पेशे में बल्कि शीर्ष स्थान पर हैं, कहां से शुरुआत किया आपने इसका? मेरा प्रोफेशन 1972 से स्टार्ट हुआ। मैं 1972 में एलएलबी एग्जामिनेशन पास करके बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल में मेरा एडवोकेट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन हुआ और 1972 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। अच्छा। उसके बीच में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन भगवान की दया से आज अपने मुंह से मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन इस एक पोजीशन में हूं कि जूनियर एडवोकेट्स को उनको कैसे बढ़ना चाहिए, किस रास्ते पे चलना चाहिए, इस बात की कुछ सीख दे सकता हूं। और इसी के लिए मैंने बहुत कार्यक्रम भी मैं करता हूं कि लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर न्यू एडवोकेट्स। बिल्कुल, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि आप कलकत्ता हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के और डीआरटी बार एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं, तो क्या मानदंड है और ऐसा कैसे आज के दौर में संभव है कि निर्विरोध चुना जाना? आपकी क्या किस नजर से आप इसको देखते हैं? पहले मैं करेक्शन करना चाहता हूं। कलकत्ता हाई कोर्ट का प्रेसिडेंट पोस्ट निर्विरोध नहीं हुआ था। मैं 2 बार इलेक्शन जीता, दोनों बार ही बहुत हेवीली कंटेस्टेड इलेक्शन हुआ था। लेकिन डेट्स रिकवरी ट्राइब्यूनल के जो मेरे भाई बहन हैं, उन्होंने मुझे अनकंटेस्टेड इलेक्शन किया, लेकिन हाई कोर्ट में कंटेस्ट हुआ था। बिल्कुल, एक अधिवक्ता के तौर पर आपके लिए न्याय की क्या परिभाषा है और वकालत के पेशे में व्यावसायिक सफलता और नैतिक मूल्यों के बीच किस तरीके से संतुलन आप करते हैं? देखिए, एक एडवोकेट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने क्लाइंट की तरफ से। यदि उसे लगे कि मेरा क्लाइंट दोषी है, क्रिमिनल है, मर्डरर है, तो क्या तो वो ब्रीफ को लेने से रिफ्यूज कर दे कि हम तुम्हारी तरफ से ब्रीफ नहीं लेंगे। लेकिन यदि वो ब्रीफ लेता है तो उसकी ये लीगल ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी है, अपने क्लाइंट के केस को अच्छी तरह से पेश करे। लेकिन साथ साथ ही उसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यदि वो जान लेता है कि उसका क्लाइंट कोई एक नकली डॉक्यूमेंट लाया है, यदि वो जान लेता है कि एक फॉल्स विटनेस को लेकर के गवाही दिलवा रहा है, तो उसकी मोरल ड्यूटी है
कि उस केस को छोड़ दे, उस केस को प्लीड नहीं करे, लेकिन वो कोर्ट में जाकर के यह नहीं बोल सकता है कि हजूर मेरा क्लाइंट का ये डॉक्यूमेंट नकली है या मेरे क्लाइंट का ये जो विटनेस है ये फॉल्स बोलने के लिए आया है। क्या तो वो अपने क्लाइंट की तरफ से फुल फ्लेजेड आर्ग्यूमेंट करे, नहीं तो उसको केस छोड़ देना चाहिए। कोर्ट में जाकर के वो अपने क्लाइंट के अगेंस्ट में कुछ भी बोलने नहीं, उसको कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। ढांडनिया जी, एक और सवाल ये कि आजकल वैसे न्यायपालिका में सबका पूरा का पूरा समझिए कि विश्वास है, फिर भी न्याय में जो देरी हो रही है और इतने लाखों केसेस पेंडिंग है देश भर में, तो उसको किस नजरिए से देखते हैं? और आप जैसे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में आप लोगों की क्या ये गतिविधि होती है कि इसको कैसे जल्दी से निपटारा किया जाए? देखिए, देरी के लिए न्यायपालिका भी रिस्पॉन्सिबल है, वैसे एडवोकेट्स भी रिस्पॉन्सिबल है। कोई को कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिल जाता है, तब उस मैटर की वो हियरिंग करवाना नहीं चाहता। हियरिंग करवाने से स्टे ऑर्डर एब्सोल्यूट भी हो सकता है, वैकेट भी हो सकता है। इसलिए बहुत एडवोकेट की यह चेष्टा रहती है कि जिस प्रकार से भी हो मैटर को अर्जनमेंट पर अर्जनमेंट लेते रहें, जिससे हमारा स्टे ऑर्डर इनडेफिनिट पीरियड के लिए चलता रहे। दूसरा जो मेन रीजन है वो फाइलिंग ज्यादा है, डिस्पोजल कमती है। जज लोग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही मैटर डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। यदि एक जज 20 मैटर एक दिन में डिस्पोज ऑफ करता है तो फाइलिंग 30 मैटर हो जाते हैं। तो 20 मैटर की करने के बाद भी 10 नए फाइलिंग होने से नंबर ऑफ केसेस बढ़ते ही रहते हैं। इसके लिए जब तक सफिशिएंट नंबर ऑफ जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं होगा, जब तक नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, जब तक नए कोर्ट बिल्डिंग्स नहीं बनेंगे, जब तक कोर्ट के स्टाफ का सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टाफ का अपॉइंटमेंट नहीं होगा, तो हम लोगों के एरियर्स बढ़ते रहेंगे, कम नहीं हो पाएंगे। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आपने कहा कि नंबर ऑफ जजेस की नियुक्ति जल्दी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की वृद्धि हो, क्योंकि न्याय काफी डिलेड हो जा रहा है और कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति न्याय की आस में भगवान को प्यारा हो जाता है लेकिन न्याय नहीं मिलती, तो ऐसा क्यों? इसमें कुछ एडवोकेट लोग भी, खास करके उन मैटर में जिनमें स्टे मिला हुआ है, डिले करते हैं। यहां तक भी होता है कि हियरिंग के दिन एडवोकेट कोर्ट में आता ही नहीं है ऑन द ग्राउंड ऑफ मेडिकल इलनेस, कि वो तबीयत बहुत खराब है, बेड रिडन है। इसमें जज लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो नए जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सफिशिएंट स्टाफ नहीं है, ये भी एक जज डिले का मेन कारण है। सर, फॉल्स केसेस की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, तो इस पर निगरानी के लिए, क्योंकि इसमें भी जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको सालों साल तक उनको छूट मिलती रहती है और जो विक्टिम है वो हमेशा प्रताड़ित होता रहता है, जबकि कई बार ऐसे केसेस आए हैं कि जिसकी गिल्टी नहीं थी फिर भी 10 साल सजा काटने के बाद उसकी रिहाई हुई। तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बार काउंसिल की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? देखिए, केस फाइल करने से कोई को भी रोका नहीं जा सकता। फाइलिंग करने की स्टेज पर यह केस सच है कि झूठ है, कोई नहीं बोल सकता। यदि शुरू में ही एक कमेटी बनाई जाए
कि वो हर केस को स्टडी करे कि फॉल्स है कि झूठ है, तो बहुत सच्चे केसेस भी इनिशियल स्टेज के ऊपर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। सिर्फ एक ही रास्ता है कि साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, जब अंत में मालूम पड़ता है कि यह फॉल्स केस था, अंत में मालूम पड़ता है कि पुलिस ने कोई को झूठे केस में फंसाया था, उस स्टेज पर बहुत कड़े एक्शन की, बहुत कड़े पेनल्टी की, बहुत कड़े पनिशमेंट की दरकार है। ऐसा होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम कोई फॉल्स केस फाइल करने में डर जाए। अगला सवाल यह है कि मार्च 9 और 10 को बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल का इलेक्शन है, जिसमें संभवतः 1 लाख से ज्यादा जो लॉयर वोटर हैं वो अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। तो क्या लगता है इस चुनाव के बारे में, जरा बताएं। आपने ठीक कहा। बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस 9 मार्च और 10 मार्च को हो रहे हैं। इलेक्शन में कोई इरेगुलरिटी नहीं हो, इसलिए ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड हाई पावर्ड कमेटी के सुपरविजन में हो रहा है। इस हाई पावर्ड कमेटी में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस हैं, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज हैं। हाई पावर्ड कमेटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन हो बहुत फेयर और इम्पार्शियल हो। बिल्कुल। अब आपके सामाजिक जो आपका दायित्व भी है और समाज सेवा से आप कब से जुड़े, क्योंकि आप महा ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन के चेयरमैन भी हैं और लीगल आपने बहुत सारे लोगों को संस्था के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सहायता मुहैया कराई है। तो कब से ये विचार आया, या मान लीजिए किसी भी व्यक्ति में समाज सेवा उनके माता पिता से आता है, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, शुरू में सोशल सर्विस की प्रेरणा मेरे को हाई कोर्ट में ही मिली और उस वक्त करीब 40 साल तक मेरा सोशल सर्विस एडवोकेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल के भीतर ही कन्फाइंड था। रोटरी क्लब में कुछ इंटरेस्ट मैंने 3-4 साल लिया था, लेकिन मेरा फील्ड ऑफ वर्क मेनली एडवोकेट्स, स्पेशली नीडी एडवोकेट्स के लिए ही था। करीब 1.5 साल पहले से मैं हमारी संस्थान के सेक्रेटरी किला जी की रिक्वेस्ट पर और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट श्री अग्रवाल जी की रिक्वेस्ट पर महा ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन में इंटरेस्ट लेने लग रहा हूं और समाज के लिए भी सोशल सर्विस की अपनी ड्यूटी करने की चेष्टा करता हूं। बिल्कुल। आज जो युवा लॉयर हैं, एडवोकेट्स हैं, उनके लिए आप क्या, क्योंकि इतने अनुभवी आप हैं, उन लोगों के लिए क्या आप संदेश देंगे कि उनको किस तरीके से सच्चाई के साथ को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, युवा एडवोकेट्स को सोशल सर्विस की, सोशल हेल्प की, मॉनिटरी हेल्प की जनरली जरूरत नहीं होती। सोशल सिक्योरिटी, मॉनिटरी हेल्प एजेड एडवोकेट्स को दरकार होती है, जो 50-60 साल प्रैक्टिस करने के बाद में ऑल ऑफ ए सडन उनकी इनकम बंद हो जाती है, वो प्रैक्टिस करने के पोजीशन में नहीं रहते हैं। उनको उस समय फाइनेंशियल हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है। या कोई एडवोकेट, वो यंग भी हो सकता है, यदि उसको कोई बड़ी बीमारी हो गई, उसके बाद उसके पास ट्रीटमेंट का पैसा नहीं है, उस समय उसको मॉनिटरी हेल्प की दरकार होती है। जहाँ तक
मेरा सवाल है, युवा एडवोकेट के लिए मैंने एक संस्था बनाई है, लीगल रिफ्रेशर कोर्स फॉर यंग एडवोकेट्स, जिसमें लीगल रिफ्रेशर कोर्स होता है, ऑनलाइन होता है, और जिसमें पूरे वेस्ट बंगाल से एडवोकेट लोग पार्टिसिपेट करते हैं। मॉनेटरी हेल्प देने के लिए मेरी एक संस्था है, कलकत्ता हाई कोर्ट कल्चरल एंड फिलैंथ्रोपिक सोसाइटी। उस सोसाइटी के अंडर में एक लॉयर्स बेनिवोलेंट फंड है, जो खास करके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नीडी एडवोकेट्स को, रियली जिन एडवोकेट के पास में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं है, उनको हेल्प करने की चेष्टा करता है। इस संदर्भ में मैं 2-3 इंसिडेंट आपको बता सकता हूं जो इंटरेस्टिंग है, आई ओपनर भी हैं। जी। जब करीब 53 साल पहले मैंने प्रैक्टिस की थी, तो 5-6 साल के बाद में मैंने देखा कि बार एसोसिएशन में एक एडवोकेट के लिए हेल्प करने के लिए डोनेशन कलेक्शन हो रहा था। इंक्वायरी करने पर मुझे मालूम पड़ा कि एडवोकेट करीब 15-20 साल पहले कलकत्ता हाई कोर्ट के टॉप मोस्ट लॉयर थे, लीडिंग लॉयर थे। करीब 15 साल पहले उनको पैरालिसिस का अटैक हुआ और वो प्रैक्टिस करने में अनेबल हो गए, प्रैक्टिस नहीं कर सके। 15 साल तक अपनी सेविंग्स के बेसिस पर वे अपने खर्चे को चलाते रहे, लेकिन उनकी सेविंग्स खत्म हो गई। उनके और उनके वाइफ के मेंटेनेंस के लिए उनके पास पैसा नहीं बचा और डोनेशन कलेक्शन हो रहा था। ये बात मेरे को बहुत स्ट्राइक करी कि एडवोकेट, टॉप मोस्ट एडवोकेट, लीडिंग एडवोकेट, वेदर 15 साल प्रैक्टिस नहीं है तो कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, आज उनके लिए डोनेशन कलेक्शन हो रहा है। इस घटना से इंस्पायर्ड होकर के मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट कल्चरल एंड फिलैंथ्रोपिक सोसाइटी स्टैब्लिश किया। उसमें एज फाउंडर एक्ट ऑफ लॉयर्स बेनिवोलेंट फंड स्टार्ट किया, लेकिन लॉयर्स बेनिवोलेंट फंड्स कमती थी। एक बार एक एडवोकेट ने अप्रोच किया, उनको ब्लड कैंसर था, करीब 5 लाख रुपया खर्चा था। ने कहा कि भाई हमारा तो लॉयर्स बेनिवोलेंट फंड, हम एक आदमी को 5 लाख रुपया नहीं दे सकते हैं, को 20,000, 30,000, 40,000 दे सकते हैं, तो आपको चाहिए तो हम 40,000 रुपये दे देंगे। वो एडवोकेट ने कहा नहीं, 40,000 में तो मेरा खर्चा नहीं चलेगा। मेरा तुम ले जाओ 40,000 रुपये, मैं नहीं लूंगा। मेरे घर में तो ऐसे भी मॉनेटरी प्रॉब्लम है, मैं 40,000 लेके जाऊंगा तो घर में खर्चा हो जाएगा। मैं नोट करके रखता हूं कि आप मेरे को 40,000 रुपये का प्रॉमिस किए हैं। यदि मैं 4,60,000 रुपया कलेक्शन कर सका तो आके आपसे 40,000 रुपया ले जाऊंगा, नहीं तो मेरे भाग्य में जो होगा। वो एडवोकेट बाकी रुपया अरेंजमेंट नहीं कर सका और उनकी विदाउट ट्रीटमेंट डेथ हो गई। इस घटना ने भी मुझे झंझोर कर रख दिया। एक जलपाईगुड़ी से एक एडवोकेट की चिट्ठी आई, 85 साल की उम्र थी। उन्होंने लिखा कि मैं 60 साल एडवोकेट के हिसाब से प्रैक्टिस किया, आज मैं फिजिकली प्रैक्टिस करने के पोजीशन में नहीं हूं। मेरी वाइफ 80 इयर्स है, उसकी भी तबीयत खराब है, मैं भी बेड रिडन हूं। हम लोगों के केवल एक लड़का है 35 साल का, वो मेंटल प्रॉब्लम के कारण कुछ नहीं कर सकता है। मेंटल प्रॉब्लम में बीच बीच में
वो मुझे और मेरी वाइफ को मारता भी है। हम लोगों के पास खाने का भी पैसा नहीं है। इस केस में कुछ भी करना संभव नहीं था, क्योंकि मंथली पेंशन की कोई स्कीम बार काउंसिल ने भी चालू नहीं की है। हमने उसको 2-3 महीने का पैसा दिया। लोकल बार एसोसिएशन ने कुछ देने का प्रॉमिस किया, लेकिन उसके लिए हम लोग सब्सटेंशियल कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि मेरा जो बेनिवोलेंट फंड है डिमांड के कंपैरिजन में इनसिग्निफिकेंट है। आखिर मेरे रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं। हम लोग अनलिमिटेड फंड से लोएस्ट बेनिवोलेंट फंड को तैयारी नहीं कर सके। इसीलिए मैंने इस बार सोचा है कि बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में मैं कंटेस्ट करूंगा, और यदि मैं इलेक्शन जीत जाता हूं तो बार काउंसिल के पास करोड़ों रुपए हैं। मैं चेष्टा करूंगा कि वेस्ट बंगाल का एक भी एडवोकेट मेडिकल ट्रीटमेंट से वंचित नहीं हो, खास करके बिना रुपए के कारण। हर एडवोकेट ऑफ वेस्ट बंगाल अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवा पाए, कॉस्टली से कॉस्टली मेडिकल ट्रीटमेंट करवा पाए, और इसमें बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल को हाथ बढ़ा करके उसकी हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत नेक विचार हैं आपके। अशोक जी, एक और चीज जानना चाहेंगे कि यहाँ तक पहुंचने में न जाने कितने उतार चढ़ाव और संघर्षों का सामना आपको करना पड़ा होगा, उसके बारे में भी जरा बताएं, और ये भी बताएं कि सफलता का कोई शॉर्टकट है क्या? देखिए, सफलता का शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। एक कहावत है, लीगल प्रोफेशन इज द मोस्ट जेलस मिस्ट्रेस। इसका मतलब लीगल प्रोफेशन में सक्सेस के लिए एक यंग एडवोकेट को इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि अपनी वाइफ से भी वो पूरी बात नहीं कर सकता, वाइफ को टाइम नहीं दे पाता। इसीलिए कहावत है, ऐसा जेलस मिस्ट्रेस है कि अब उसकी वाइफ को भी उसके पास नहीं आने देता है। लेकिन जब सक्सेस हो जाती है, जब एज हो जाती है, जब वो रियली इंजॉयमेंट करने के पोजीशन में नहीं रहता है, तभी उसकी बड़ी इनकम आरंभ होती है। एक कहावत है, ए यंग लॉयर सेल्स लॉ वर्थ 100 pounds for 1 pound, and a senior advocate sells law worth 1 pound for 100 pounds। मतलब जूनियर एडवोकेट 100 रुपए की यदि लीगल हेल्प देता है तो उसको 1 रुपया मिलता है, लेकिन सीनियर एडवोकेट अपने नेम एंड फेम के कारण यदि 1 रुपये की एडवाइस देता है तो उसके लिए भी वो 100 रुपया चार्ज करता है। इसलिए जूनियर को मेहनत के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। और बिल्कुल अंत में युवा शक्ति के माध्यम से ऐसे लाखों करोड़ों लोग जो भारत के अलग अलग कोर्ट्स में ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे फैसला जल्दी आ जाएगा और न्याय मिलेगा मुझे, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? और खासकर जो एडवोकेट्स है, जिसके लिए आपने पहले भी कहा, न केवल युवाओं के लिए बल्कि पूरी जो ये फ्रेटर्निटी है, उसको क्या संदेश देंगे युवा शक्ति के माध्यम से आप? कि एक संदेश ये है कि कुछ मैं बहुत एडवोकेट करते हूं, नहीं बोलूंगा, कुछ एडवोकेट हो सकता है कि अपने पर्सनल गेन के लिए मैटर लेंदी करते हैं, क्योंकि जितना लंबा मैटर चलेगा उतनी ही फीस होगी। इसके बारे में एक शेक्सपियर की भी कहावत है कि ए लॉ सूट
is a fruit tree in his garden. एक केस फाइल हो गया, मतलब लॉयर के घर में, लॉयर के गार्डन में एक फल का गाछ वृक्ष तैयारी हो गया, जिसमें बीच बीच में वो फल तोड़ता रहेगा, खाता रहेगा और नए नए फ्रूट्स उगते रहेंगे। ये ओपिनियन एडवोकेट्स में नहीं रहनी चाहिए, लेकिन ये तो एक यूटोपियन ड्रीम है। यदि जज लोग भी कुछ बेसी सचेतन हो, उनको लगे कि कोई लॉयर अननेसेसरी एडजमेंट ले रहा है, मैटर को लिंगर करने की चेष्टा कर रहा है, तो जज लोगों को भी इसमें एक्शन लेना चाहिए। लेकिन शॉर्टेज ऑफ जजेस के कारण जज लोगों के पास इतना समय नहीं है कि हर केस को बारीकी से देख सके। यदि 10 केस में 5 केस अर्जेंट होते हैं तो जज लोग सकते हैं चलो 5 केस अर्जेंट हो गए, अभी हमको 5 केस ही डिस्पोज ऑफ करना है। अर्जेंटमेंट क्यों हुआ, अर्जेंटमेंट जस्टिफाइड है कि नहीं है, ये देखने की जज लोगों के भी टाइम नहीं है। इसलिए जब तक बेसिक चेंजेस नहीं होंगे, जब तक सफिशिएंट नंबर ऑफ जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं होगा, जब तक जज नए जजेस के बैठने के लिए नए बिल्डिंग्स तैयारी नहीं होंगे, जब तक नए जजेस के लिए सफिशिएंट स्टाफ का अपॉइंटमेंट नहीं होगा, ये समस्या चलती रहेगी। सर, मेरा लास्ट सवाल था कि जो ऐसे युवा जो संघर्षों की वजह से अपना रास्ता बदल देते हैं या फिर उतार चढ़ाव को नहीं सह पाते, उनको क्या कहेंगे आप? लीगल प्रोफेशन में जी, कि कहने में यह बात खराब लग सकती है, लेकिन सत्य से मुंह छिपाना नहीं चाहिए। यदि कोई युवा एडवोकेट बनना चाहता है, एडवोकेट प्रैक्टिस करना चाहता है, तो कम से कम 4-5 साल उसको लीगल प्रोफेशन से हमारा घर का खर्चा चलेगा, ये आशा नहीं करनी चाहिए। बांग्ला में एक कहावत है कि हाड़ी चोड़िए प्रैक्टिस करा जाए ना, कि प्रैक्टिस ज्वाइन कर लिए, घर में हाड़ी चढ़ी हुई है और राइस के लिए वेट कर रहे हो, हमारा इनकम आएगा तो राइस आएगी तो भात बनाएंगे, वो एडवोकेट नहीं कर सकता है। बाप का पैसा हो या और कहीं भी हो, यदि उसको 5 साल तक वेट करने की शक्ति है और 5 साल तक वो जी जान लगा करके खटना चाहता है, यदि उसको कॉमन सेंस है, तो वो 5 साल 7 साल के बाद प्रैक्टिस में जरूर सक्सेसफुल होगा और काफी इनकम कर पाएगा। लेकिन 4-5 साल तक उसको धैर्य से खटते रहना पड़ेगा विदाउट चांसेस ऑफ एनी इनकम। बिल्कुल। ये हैं श्री अशोक कुमार ढांढनिया, प्रेसिडेंट कलकत्ता हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एंड DRT बार एसोसिएशन, जिनका ये स्पष्ट कहना है कि मुश्किलों से जो डरते हैं जलीले खार होते हैं, बदल दे वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं, और हजारों डूबते हैं उन नामुरादों के भरोसे पर, जो अपनी चप्पू चलाते हैं अक्सर पार होते हैं। और इन्होंने युवा शक्ति को आज समय दिया, और न केवल समय दिया बल्कि देश की जो कानून व्यवस्था है, जो कमियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, उस पर भी बेबाक तरीके से इन्होंने अपनी राय रखी। दोस्तों, दूसरे दिन किसी और शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार।